से थोड़ा आगे की अवस्था में था और प्योर डिप्रेशन शायद उसको नहीं कहना चाहिए। सिचुएशनल डिप्रेशन एक चीज़ होती है, कुछ-कुछ वैसा मामला था। मैंने अपने बचपन से कठिन परिस्थितियाँ देखी हैं और मुझे इस बात का मतलब खुशी भी है कि मैंने परिस्थितियाँ ऐसी देखी, क्योंकि बिना मुश्किलें झेले आप ठीक इंसान बन नहीं सकते और अगर आपको सब कुछ ठीक-ठीक मिल गया ज़िंदगी में, तो आप खुद ठीक नहीं बन पाएँगे, ये भी सही बात है। तो मुझे परम तत्व ने, ईश्वर ने, प्रकृति ने, जिसको आप मानते हो, उसने भरपूर ऐसी परिस्थितियाँ दी, जिनको झेलना, जिनसे लड़ना अपने आप एक चुनौती हो सकती है। मसलन मैंने 17 साल की उम्र में नौकरी करनी शुरू कर दी थी, सेल्समैन की नौकरी की। तब बुरा लगता था, अब सोच के अच्छा लगता है। उद्यम भी किया, कई ऐसे काम किए जो थोड़े-से मुश्किल होंगे 17 साल के बच्चे के बारे में सोच के, क्योंकि अब मेरा बेटा लगभग 16 प्लस साल का है और मैं सोचता हूँ कि अगर उसको वो सब करना पड़े, तो मैं नहीं चाहता कि उसको ये सब करना पड़े, कोई भी पिता नहीं चाहेगा, लेकिन हाँ, मेरी स्थितियाँ ऐसी थी कि मुझे करना पड़ा और मुझे अब लगता है कि अच्छा होगा। मज़े की बात है कि उस दौर में मुझे डिप्रेशन कभी नहीं हुआ। शायद इसलिए कि उस उम्र में हमारे अंदर जोश बहुत ज़्यादा होता है। हम बड़ी-बड़ी चुनौतियों को आराम से झेल पाते हैं। तो शायद मुझे उस समय उत्साह ही रहता था, डिप्रेशन नहीं होता था। फिर यूपीएससी की सफलताएँ, विफलताएँ वो सब भी चलती रहीं, लेकिन डिप्रेशन जैसा कभी कुछ नहीं हुआ और मैं अपने कॉलेज में, अपने ग्रुप में, फैमिली में भी आप देखेंगे हर फैमिली में एक व्यक्ति होता है जिसका काम सबको खुश रखना होता है, तो मैं ऐसा व्यक्ति अपने घर में रहा हूँ। सबसे छोटा था अपने घर में, मतलब हूँ अभी भी हूँ। अब तो खैर बच्चे अगली पीढ़ी के हो गए। उससे पहले तक मैं सबसे छोटा था अपने परिवार में। मैं अपने दोस्तों में भी वो व्यक्ति था जो सबको खुश रखने के लिए कुछ न कुछ उद्यम करता रहता है। हँसी-मज़ाक करना, जोक्स क्रैक करना, कुछ न कुछ करते रहना, वैसी प्रकृति मेरी थी। इस सब से सबको ऐसा लगता था और मुझे भी ऐसा लगता था कि डिप्रेशन तो बकवास बात है। कोई मुझे बोलता था कि एंग्ज़ायटी है, डिप्रेशन है, तो मैं वैसे ही जवाब देता था, जैसा हमारे घरों के बड़े-बूढ़े दिया करते हैं, कि अरे पागलपन है, कुछ नहीं होता ये सब, ये बेकार की बातें होती हैं, ये किताब की बातें होती हैं, कुछ नहीं होता ये सब। सच में ऐसा लगता था। फिर क्या होता है कि ज़िंदगी में जब पहली बार आपको झेलते हैं, तो समझ में आता है कि चीज़ें उतनी आसान है नहीं जितनी आप समझ रहे थे। ये बात शायद 2015 के आस-पास की है और मैं आपसे पहले ही कह रहा हूँ कि मैं उससे पहले बहुत बुरी-बुरी स्थितियाँ झेल चुका था, मुझे कभी एंग्ज़ायटी नहीं हुई थी, क्योंकि जनरली मैं मतलब मजबूत दिल का व्यक्ति हूँ, इसमें कोई दुविधा मुझे नहीं है। 2015 में मुझे कुछ लोगों ने कहा कि अब आपको राजनीति में जाना चाहिए और मेरा शुरुआती जीवन में सपना था राजनीति में जाने का, अब नहीं है। 2015 में मुझे लगा कि चलो एक प्रयोग करके देख लेते हैं। चीज़ें ज़िंदगी में वेल सेटल्ड थी, लगभग सब कुछ वेल सेटल्ड था। जब सब कुछ सेटल्ड हो, आप फाइनेंशियली भी ठीक हो, सामाजिक सम्मान भी ठीक-ठाक हो ही आपके पास, तो व्यक्ति की भूख राजनीतिक ताकत की ही बचती है और कई दोस्त पॉलिटिक्स में थे, उन सब ने कहा कि आपको होना चाहिए, तो मुझे लगा प्रयोग करके देखता हूँ। तो एक लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट के तौर पर मैंने अपनी सोसाइटी जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ का इलेक्शन लड़ा, जीत भी गया। वहाँ मैंने 1.5 साल काम भी किया और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने काम अच्छा किया। किसी की गलती नहीं है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाह रहा कि कुछ लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया, ये तो बेकार की बात है। वो दुष्यंत कुमार ने कहा है ना कि मत कहो आकाश में कोहरा घना है, ये किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। तो मेरी रुचि दूसरों की आलोचना करने में है नहीं, मेरी रुचि अपने आप को परखने में है। पहली बार एक नया फ़ेज़ मेरी ज़िंदगी में आया। मैं बहुत डेमोक्रेटिक आदमी हूँ, मतलब ऐसा मुझे लगता है। तो मैंने सोसाइटी में कोशिश की कि भई जो भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस है सारा ट्रांसपेरेंसी से होना चाहिए। व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए पूरी सोसाइटी के कि जो भी डिस्कशंस हो आमने-सामने हों। उसमें सीधी-सी बात है आलोचनाएँ भी खूब होती थी और जो विपक्ष था बहुत मजबूती से अपनी बात रखता था। मैंने पाया कि मैं उतना मजबूत नहीं हूँ जो राजनीति के इन प्रश्नों को सुलझा सके, झेल सके। इसमें किसी की गलती नहीं है, गलती सिर्फ़ मेरे व्यक्तित्व की थी। तो मुझे लगता है कि मैं सामाजिक जीवन की उन चुनौतियों को झेलने में उतना सक्षम उस समय नहीं था कि इस तरह की हज़ारों आलोचनाएँ, हज़ारों संदेहों को आप ठीक काम करें तब भी कोई आप पे आरोप लगा दे, सरेआम आरोप लगा दे, कुछ भी आरोप, चोरी का, डकैती का, आपने पैसा किया, ऐसा आरोप बातचीत में कोई लगा दे। मैं आदी था नहीं उस चीज़ का, अभ्यस्त नहीं था। टीचर होने का एक बुरा पक्ष ये है कि टीचर क्लासरूम में तानाशाह की तरह होता है। कम से कम भारत में तो होता ही है और तानाशाह के सामने कोई कुछ बोल नहीं पाता है।
तो लंबे समय तक टीचिंग करने की वजह से मुझे बहुत आदत रही नहीं थी कि कोई मेरा बहुत खराब तरीके से विरोध करे और मैं उसको सुनूं, झेलूं, ऐसा अभ्यास नहीं था। तो मैं उस समय थोड़ा-सा एंग्ज़ियस होने लगा। मुझे इस बात से परवाह होने लगी कि इतने सारे लोग मेरे बारे में गलत सोचते होंगे, जबकि मैं अपने होशो-हवास में कोई गलत काम नहीं कर रहा था। पूरी ताकत से अच्छा ही काम करना चाह रहा था। मैं जूझता रहा। जिस दिन मैंने वो पद सँभाला, उसके करीब 15 दिन के बाद मुझे तबीयत खराब होने लगी। इतनी खराब हुई कि मुझे कई चेकअप करवाने पड़े, एमआरआई हुआ, सीटी स्कैन हुआ, पता नहीं क्या-क्या हुआ, कुछ निकला ही नहीं, सब ठीक था। अंत में एक न्यूरो साइंटिस्ट ने, या आप कह सकते हैं न्यूरोलॉजिकल एक्सपर्ट ने इस बात को पहचाना और कहा कि आप एकदम फिट हैं, केवल आपको किसी बात की एंग्जायटी परेशान कर रही है। तो मैंने बताया कि हाँ, ऐसा हो सकता है। तो उन्होंने कहा आप 7 दिन के लिए मोबाइल फ़ोन छोड़ दीजिए। मैंने 7 दिन के लिए फ़ोन छोड़ा और उन 7 दिन में मुझे कोई दवाई नहीं खानी पड़ी। मुझे तो बड़ा सिंपल सा है, केवल फ़ोन छोड़ना है, पर फ़ोन छोड़ना आसान नहीं था। मेरा सारा काम धंधा था। तो धीरे-धीरे समझ में आया कि अगर मैं इस दलदल से बाहर नहीं निकलूँगा तो मैं अपने साथ अन्याय कर बैठूँगा। डॉक्टर ने कहा कि अगर ये फ़ेज़ लंबा चल गया तो आप दवाइयों के हैबिचुअल हो जाएँगे, ये ठीक नहीं है। तो काफ़ी लंबे विचार-विमर्श के बाद ये तय हुआ कि जो गली मेरे लिए ठीक नहीं है, उस गली में क्यों कदम रखना। तो फिर मैंने पूरे होशो-हवास में अपना इस्तीफ़ा दिया, ये कह के कि मेरे स्वधर्म के अनुकूल नहीं है, मेरे व्यक्तित्व के अनुकूल नहीं है कि मैं ये काम करूँ। मैं अपनी ताकत से जो कर सकता हूँ करता रहूँगा, लेकिन मैं इस पद पर रहकर ये काम करने के पक्ष में नहीं हूँ। और बहुत इंटरेस्टिंग बात है, इस्तीफ़ा देने के 6-7 दिन के बाद से दवाइयाँ छूट गईं, उसके बाद से आज तक मैंने दवाई नहीं खाई उस चीज़ की। तो ये सिचुएशनल, आप कह सकते हैं, एंग्ज़ायटी डिप्रेशन था कि एक ख़ास परिस्थिति ने मुझे वैसा बना दिया था। अब सवाल है कि इससे मैंने क्या सीखा, या इसके कुल मिला के टेक अवेज़ क्या हैं? पहला मैंने ये सीखा कि राजनीतिज्ञों को नफ़रत की निगाह से देखना ठीक नहीं है, उनको संवेदना की निगाह से देखना चाहिए। अब मुझे पॉलिटिशियंस पे दया आती है, करुणा का भाव आता है, क्योंकि जितना वो झेलते हैं उतना कोई नहीं झेलता है। उन पे आरोप लगाना सबसे आसान काम है, उनका मज़ाक बनाना सबसे आसान काम है। और मैं कई बार अरविंद केजरीवाल या राहुल गांधी वो सारे व्हाट्सएप देख लें जो उनके बारे में लोग बनाते हैं, तो उनका क्या हाल होगा? डिप्रेशन हो जाएगा, क्योंकि इतनी तरह की गलत बातें राजनेताओं के बारे में कही जाती हैं। तो उन राजनेताओं की टीम के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो सिलेक्टिव इन्फॉर्मेशन, फ़िल्टर्ड इन्फॉर्मेशन उन तक पहुँचाए, सारी इन्फॉर्मेशन ना पहुँचाए। तो पहला जो मेरा मिज़ाज बदला वो ये कि राजनेता बुरे नहीं हैं, राजनेता एक बहुत बड़ा पेन, बहुत बड़ा पत्थर अपनी छाती पे रखते हैं और हमें उनके प्रति संवेदनशील होना चाहिए। दूसरा मैंने ये समझा कि यदि कोई व्यक्ति कहे कि मैं मन से ठीक नहीं हूँ, मुझे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, डिप्रेशन है, एंग्ज़ायटी है, स्ट्रेस है, तो उसका मज़ाक नहीं बनाना चाहिए। मज़ाक हो सकता है आप उड़ाते ना हो, पर मन में बनाते हो शायद, वो भी ठीक नहीं है। जिस तरह से हमारा शरीर बीमार हो सकता है, वैसे हमारी चेतना भी बीमार हो सकती है, और चेतना के बीमार होने के बहुत सारे प्रमाण अब तो मेडिकल साइंस के पास है। तो उसके बाद से जब मुझे कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो डिप्रेशन की बात करता है, तो मैं बहुत सचेत होकर, बहुत सहृदय होकर उसकी बात सुनने का प्रयास करता हूँ। ना सुन पाऊँ तो किसी से बात करवाता हूँ ताकि उसको थोड़ा-सा सुकून मिल जाए। तीसरी सीख मैंने ये ली कि देखिए, जीवन एक ही है और करने को इतनी चीज़ें हैं कि जीवन कम पड़ जाएगा। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आप अपनी प्रायोरिटीज़ तय कर लें, आपके लिए क्या ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और तब से मैंने तय किया कि मैं कोई ऐसा काम नहीं करूँगा जो मेरे मूल व्यक्तित्व या स्वधर्म के खिलाफ है, ऐसा कोई भी काम। चाहे वो उस समय पॉलिटिक्स थी, हालाँकि अब तो मेरी स्किन इतनी थिक हो गई है कि अब शायद वो स्थितियाँ मुझे परेशान नहीं कर पाएँगी आज के समय में, उस समय करती थी। तो मुझे कई ऐसे, मैं जिस जगह हूँ अभी, कई ऐसे प्रपोज़ल्स मेरे पास आते हैं स्टार्टअप्स के कि हम मिलके ये स्टार्टअप कर लें, हम मिलके वो स्टार्टअप कर लें। मुझे ये भी दिखता है कि वो चल जाएँगे, ऐसा नहीं कि नहीं चल पाएँगे, चल तो जाएँगे ही। और मैं अंत में एक ही वाक्य बोल के बात समाप्त करता हूँ कि जीवन छोटा है, इसका एक दिन भी उस काम में नहीं लगाऊँगा जो काम मेरे मूल व्यक्तित्व के साथ नहीं चल सकता। हो सकता है कि इससे मैं बहुत कमा लूँ, हो सकता है कि बहुत बड़ी सफलताएँ मिलें, पर जिन प्रयासों की वजह से मैं ही नहीं रहूँगा, उन प्रयासों की सफलताएँ तो किसी और को मिलेंगी ना, मैं तो बचा नहीं।
तो मैं अपने मैं से समझौता करके कोई फैसला नहीं करूँगा। ये उसका सबसे बड़ा टेक अवे है, जो मैंने अभी तक कम से कम अपने जीवन में सहेज के रखा हुआ। सर इसी में मेरा एक फ़ॉलो-अप क्वेश्चन है जी। कि मतलब जिस सर्कल में मैं रहता हूँ, तो उसमें